तो जो हमारा पहला ही वर्ड है वो है प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलेंगे बताओ, व्हाट डू वी मीन बाय प्रोबेबिलिटी? चांस। कह सकता है चांस, है ना। तो ठीक है, और चांस से क्या मतलब हुआ? बताओ, चांस से क्या मतलब हुआ? कैन हैपन और नॉट। क्या चीज? कैन हैपन और नॉट, पॉसिबल वेज। मतलब चांस का एक मेजरमेंट आप डेवलप करते हो। पॉसिबिलिटी भी ऑल्सो मतलब एक वर्ड है एसोसिएटेड, बट पॉसिबिलिटी इज मोर लाइक कोई एक इवेंट है वो मतलब उसके हो जाने और नहीं हो जाने का पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो कि व्हेन आई से देयर इज अ बिजनेस प्लान, और वो अगर अगर बिजनेस प्लान जो है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। बट यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ चांस है, बाय यूजिंग नंबर्स और बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कई तरह की होती है। जैसे मतलब प्रोबेबिलिटी, हम ये चीज़ तुम्हें बता दे रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है अभी समझ लेना, रेदर देन बाद में समझना। तो तुम देखोगे कि लाइफ में या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में द प्रोबेबिलिटी दैट वी आर स्टडिंग, और जो हम लोग अभी पढ़ेंगे उसका यूज नहीं होता, दूसरी प्रोबेबिलिटी यूज होती है। तो इसीलिए पहले ही हम उसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहते हैं, सो दैट यू कैन नो कि प्रोबेबिलिटी से हमारा क्या मतलब निकलता है। सो सबसे पहला तो हम बताएंगे, मतलब बात करेंगे रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। दूसरा है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और तीसरा है वो क्लासिक प्रोबेबिलिटी। आई एम नॉट राइटिंग इन मतलब कंप्लीट लिख रहा हूँ मैं, तो इतना तुम्हें। अब एक बात मुझे समझाओ, मैं एक सिचुएशन तुम्हें देता हूँ, और उस सिचुएशन के हिसाब से बताना कि जैसे कई बार हम बोलते हैं कि एक क्वाइन टॉस किया हमने, ठीक है। क्वाइन पे एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। जब आप टॉस करते हो तो तो हेड आता है कि टेल आता है, उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 वन अपने बाई आप, टू। क्योंकि हेड एक इवेंट है और बाकी सारा इवेंट जो है वो दो है। तो दो में से एक बार हेड आ सकता है, दैट्स व्हाट वी थिंक ऑफ इट। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है क्वाइन आप 10 बार टॉस करो तब भी हो सकता है हेड ही आ जाए। बट राइट नाउ व्हाट वी कैन से कि मोस्ट लाइकली ऐसा है कि दो में से एक बार हेड आएगा और एक बार टेल आएगा। तो मोस्ट लाइकली उसका मैथमेटिकल क्लासिकल मैथमेटिक्स जो है वो बोलता है कि चलो ये मान के चलते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, बिकॉज देयर इज नो बायसनेस। तो नेचर जो है किसी पर्टिकुलर हेड या टेल के लिए वो नहीं होगा, बायस नहीं होगा। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी उसका हाफ बोलते हैं। तो इस ये जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं, ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का तरीका है ना, जो हम पढ़ते आए हैं या फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है विच प्लेज ऑन नंबर। बट तुम एक दूसरा सिचुएशन सोचो, मेरी आवाज क्लियर है ना सबको? बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग माइक करेंटली। Yes, हाँ आवाज sir. आ सर, रही है? Yes, क्लियर है। sir. तो समटाइम्स जो है हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करके इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको वाइल इन interview, or while in talking to someone, while taking any life decisions जो you will keep on taking in your life always, तो वहां पे आपको काम आना चाहिए कोई ऐसी ऐसी बातें। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस विल शो यू और दिस विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव अबाउट
कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। तो एक सिचुएशन तुम ऐसे कंसिडर करो कि देयर इज अ किराना स्टोर, सॉरी कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टोर है, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर पे फ्रिज, टेलीविजन, लेट्स से फ्रिज, टेलीविजन, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, एसी, चलो ये 5 चीजें ही बिक रही हैं। तो अगर 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 हम ऐसा सोचें कि एक कस्टमर आया, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या क्या था यहाँ पे, फ्रिज, टेलीविजन, सी से क्या था, कंप्यूटर। हाँ कंप्यूटर। हाँ कंप्यूटर। तो एक एक कंज्यूमर आया और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्रिज खरीदेगा, तो क्या बोलेंगे? तो तुम्हें लगेगा कि जैसे ये 5 है और 5 प्रोडक्ट है और एक कंज्यूमर को बाई करना है, उसमें फ्रिज की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वी कैन इजीली से 1/5। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं 1/5, ऑफ कोर्स वेरी गुड। तो दिस इज अ क्लासिकल अप्रोच ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो तुमने बताया कि जितने भी हमारे पास आइटम्स हैं उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट की। बट नाउ थिंक ऑफ दिस डेटा कि पिछले 2 महीने में या पिछले 1 महीने में, लास्ट 30 डेज में जो सेल हुई है उसमें फ्रिज की सेल जो हुई है वो हुई है 4000, टेलीविजन की सेल जो हुई है वो हुई है 500, कंप्यूटर की सेल जो हुई है वो है 2000, वॉशिंग मशीन की सेल जो हुई है वो 1500, और एसी की सेल जो हुई है वो है 2000। ठीक है, अब मुझे इस केस में बताओ कि अगला जो कस्टमर आएगा, नाउ रिकंसिडर योर डिसीजन और रिकंसिडर योर प्रोबेबिलिटी। अगला जो कस्टमर आएगा उसके फ्रिज लेने की प्रोबेबिलिटी, विल यू से इट इज स्टिल 1/5? नो सर। है ना? नो, बिकॉज व्हाई? बिकॉज द पैटर्न इज कि लाइक अभी फ्रिज ज्यादा बिक रहा है, सो व्हाटसोएवर रीजन, हो सकता है गर्मी ज्यादा है ना, हो सकता है कि ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है कि लोगों के पुराने फ्रिज खराब हो रहे हैं, है ना। अभी बीच में आया था कि जितने भी पानी इकट्ठा होती है आसपास नाली वालियों की, तो उसके कारण फ्रिज पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो व्हाटसोएवर, मतलब जैसे गर्मी ज्यादा है, गर्मी खत्म होने वाला है, तो लोग जो है फ्रिज ज्यादा खरीद रहे हैं। सो उस केस में अगर आप ध्यान दो तो वी कैन नॉट से कि एक नया, मतलब एक कस्टमर अगर आए और उसको कुछ ना कुछ बाई करना है, तो व्हाट विल ही बाई, तो फ्रिज की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, दैट विल नॉट से, बोलोगे नहीं ये नहीं होगा। उस केस में आप क्या करोगे कि ये टोटल आप देखोगे तो टोटल आपका आएगा 10,000, एंड देन यू से कि जो फ्रिज की प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रिज इज लाइक समथिंग 4,000 by 10,000, Yes. so which is around 2/5, अराउंड क्या एग्जैक्ट है 2/5 जो है वो प्रोबेबिलिटी होगी फ्रिज की, because now the situation is more inclined towards fridge because of the given data that we are saying. So relative probability is basically based on what is happening, not just based on mathematics or number. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब बिजनेस डिसीजन लेते हो, जब बिजनेस के कैलकुलेशंस करते हो, तो मोस्टली तुम देखोगे कि वहां पे जो प्रोबेबिलिटी हम वो कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, इट्स मोर ऑफ रिलेटिव इन नेचर, बिकॉज हम पिछले डेटा को विजुलाइज करके और उसको अंडरस्टैंड करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो पूरी लाइफ आप पढ़ते हो क्लासिकल, और फिर अचानक यूज होता है रिलेटिव। हालांकि ऐसा नहीं केवल रिलेटिव, आप क्लासिकल के बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हो इसके बाद, मतलब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट ही तो हुआ, आफ्टर कैलकुलेशन यू व्हाट एंड हाउ यू विल यूज प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी बेस्ड ऑन क्लासिकल ओनली। बट हाँ, सिचुएशन टू सिचुएशन यू कैन कंसिडर कि इन व्हाट, मतलब अगर अगली बार कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तुम्हें
तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे तो हमें इस तरह का डेटा मिलना चाहिए था, तभी हम ज़्यादा बेटर से बता सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। नाउ लेट्स गो फॉर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब इसके लिए भी एक सिचुएशन विजुलाइज सर, करो। आप हाँ, रिलेटिव का एक और एग्जांपल दे सकते हो प्लीज? रिलेटिव का एक और एग्जांपल तुम ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि मतलब दैट्स नॉट एग्जैक्ट रिलेटिव रिलेटिव बट बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन। ठीक है, कि जैसे मान लो कि अगला जो है जैसे मान लो कि पिछले कई महीनों से जो सेल है ना, एक जरा सा होल्ड करो। कि जैसे मान लो कि उसमें जैसे यहाँ पे तो हमने ये तरीका निकाला था कि हम सबको ऐड करके 10,000 कर दिया और हमने 4,000 के हिसाब से मैंने निकाला। सो कभी एक ऐसा समझो कि सेल है, जैसे मान लो कि कोई दुकान है, आप मंथली सेल जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि जैसे 4 लाख, 5 लाख, फिर 4.5 लाख, फिर 6 लाख, फिर 4.5 लाख। तो ऐसा अगर हम करके चल रहे हैं, तो अब तुमसे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट मंथ में 5 लाख का सेल होगा। तो अब 5 लाख का सेल होगा इज वेरी वो, मतलब एक नंबर स्पेसिफिक मैं पूछ रहा हूँ। तो अब पुराने डेटा के हिसाब से देखना शुरू करते हो। अगर पुराना का एवरेज अगर 5 लाख है, तो तुमको लगता है कि मोस्ट लाइकली कि नेक्स्ट मंथ 5 लाख का सेल होगा। फिर अगर मैं पूछा होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 लाख का सेल हो, तो वो इससे थोड़ा कम होगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 लाख का सेल हो। तो कभी कभी नहीं हम बात करते हैं कि हायर हायर प्रोबेबिलिटी या लेस प्रोबेबिलिटी में ये भी हो सकता है। तो कई बार हमें ना डेटा को ऐसे भी बिजनेस में देखना पड़ता है। जैसे मान लो एक बिजनेस है, तो हम ईयरली रेवेन्यू को भी हम प्रोबेबिलिटी वाइज की अ, मतलब 4 करोड़ से लेके 6 करोड़ तक के होने के बीच की ये प्रोबेबिलिटी है, 6 से 8 होने की प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी है, फिर 8 से 10 होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो ऐसे भी प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं, और दिस प्रोबेबिलिटी इज वेरी रिलेटिव बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर्स रिलेट revenues or some other factors that has been added। सर समझे? तो रिलेटिव और क्लासिक में मतलब क्या डिफरेंस हुआ था मतलब? मतलब क्लासिकल इज लार्जली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम करते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं, अभी हम क्लासिकल मैथमेटिक्स को समझेंगे, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप चाहते हो, उसका नंबर डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल रिजल्ट, है ना। ये सीधा सीधा इस पे बेस्ड होता है, बिकॉज इवेंट्स आर नॉट बायस्ड इन दैट सिनेरियो। बट यहाँ पे तो इवेंट बायस्ड है ना, मतलब आप ऐसा तो नहीं यहाँ कह सकते ना कि 5 लाख रेवेन्यू और 6 लाख रेवेन्यू और 7 लाख रेवेन्यू जो है वो सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी है। आप पीछे के हिसाब से यू विजुलाइज और यू क्लेम कि भाई ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इसको भी निकालने का तरीका हल तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने यहाँ भी डेवलप किया और यहाँ भी डेवलप किया, बट नॉट इन क्लासिकल इन नेचर, वेयर वी जस्ट से कि भाई 5 बटे में हम कर दें, जैसे 1 से लेके 10 लाख तक का रेवेन्यू का स्कोप है, तो 5 बटे में 10 कर दिया कि हाफ प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा ऐसा तो हम नहीं कर सकते ना। तो यहाँ ऐसे सब सिचुएशन में रिलेटिव प्रोबेबिलिटी यूज होता है। अभी समझ में आया तुम्हें? यस निराजना सबको, निराजना बताओ। यस सर। हाँ, बिकॉज बिकॉज इन दीज सिचुएशंस यू योर माइंड विल से और योर लॉजिक विल से कि भाई ये तो हम नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हम उस डेटा पे निकाल सकते हैं, अनटिल आपको वो पैटर्न ना पता हो, आपको वो सिचुएशन ना क्लैरिटी हो कि किस मतलब फिगर्स को वो मूव कर सकता है। अब नाउ लेट्स गो फॉर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी वेयर आई विल गिव यू अ सिचुएशन। जैसे मान लो कि मैंने ना एक बिजनेस प्लान तुम्हें बताया, मैं मतलब बिजनेस प्लान बाई अच्छा। तो मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया, बताया तुम्हें, उसकी सारी बताई कि ये नीड है कस्टमर की, इस तरह का सर्विस या प्रोडक्ट हम इसको जनरेट करेंगे, इस तरह का लॉजिस्टिक रखेंगे, इस तरह की प्राइसिंग रखेंगे, इस तरह का सप्लाई चेन रखेंगे, है ना। और उसके बाद एडवर्टीजमेंट ऐसे करेंगे, एंड देन देयर विल बी दीज द पीपल विल हेल्पिंग अस, ये हमारा चैनल पार्टनर होगा, और इस मार्केट को सॉल्व करेंगे। ऐसा करके मैंने एक डिटेल में तुम्हें बिजनेस प्लान बताया और समझाया। नाउ आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन व्हाट आई एम आस्किंग यू कि चलो लेट से मैं किसी तुम में से किसी एक को, जैसे मान लो कि आर्यन से पूछता हूँ कि आर्यन बताओ
क्या चांस है कि मेरा बिजनेस चलेगा? तो आर्यन विल से मान लो ऐसा बोल सकता है, सर हमको लग रहा है 70% चांस है कि चल जाएगा। ये जो 70% चांस आप बोलते हो, ठीक है, हाउ डिड यू रीच ऑन दिस फिगर? तो तो आर्यन जो है वो 70% के फिगर पे कई चीजों उसको यूज करके पहुंचा होगा। एक तो उस आइडिया में इसका ट्रस्ट है ना, दूसरी जो लॉजिस्टिक है या फिर जो कॉस्टिंग है, जो मार्केट एरिया है, या फिर जो रिसर्च का इनपुट मैंने दिया हुआ है उसके बीच में कैविट खोजेगा कि आपने ये वाला रिसर्च पता नहीं किया है कि नहीं, इट सूम्स गुड। तो कई सारी चीजें, और दूसरा ही विल आल्सो पुट वेट ऑन माई आइडिया कि चलो अचल सर का है तो शायद कुछ ज्यादा काम करने की चांसेस हो, है ना, सर हमको हमेशा समझदार दिखे हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं आर्यन, बताओ तो। या हो सकता है तुम उल्टा भी सोच सकते हो, अरे सर तो आस्ती हैं, सर कैसे कर सकते हैं ये सब काम, इनका आइडिया तो ठीक है बट सोए रह जाएंगे सर, क्लास नहीं ले पाते हैं टाइम से, तो बिजनेस कैसे चलाएंगे, मतलब व्हाट्सएवर। ऐसे हम इसी तरह का जोक बोलते हैं, तुम लोग को नहीं समझ में आता है इसलिए हंसते भी नहीं हो। एकदम से क्या बताएं हम। तो अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनता तो मेरे लिए क्राउड ही नहीं मिलती। बस। नहीं सर, थोड़ी तो रहती है जो समझ जाते। हाँ, तो उसमें से तुम लोग नहीं आते क्या? मैं तो हंसा। सर फ्रंट सीट पे होते हैं हम लोग ना। अच्छा, तो चलो नाउ लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। तो मैं आर्यन से पूछता तो उसने ये सब कंसिडर लगा करके और हो सकता है ये भी कि थोड़ी मतलब अनअवेयरनेस या फिर उसको नहीं भी पता है कुछ चीज़ों का, तो वहाँ पे वो ग्रे साइड मान के थोड़ा परसेंटेज कम कर देता। तो देन इफ आई आस्क चिरंजीव या फिर निरंजना, तो वो थोड़ा और ज़्यादा में इस चीज़ को जानती है, डिटेल में समझती है, एंड सी थिंक्स कि भाई ये सारा बहुत लार्जली एग्जीक्यूटेबल है, एंड द कमिटमेंट फ्रॉम द टीम लुक्स वेरी ब्राइट। तो मतलब सी कैन से कि सर मुझे लगता है 90% वो प्रोबेबिलिटी है। सो नाउ देर इज नो फिक्स वे टू रीच ऑन दीज फिगर्स। अदरवाइज अगर क्लासिकल वे में देखोगे तो एक बिजनेस या तो चलता है या तो नहीं चलता है। सो हाफ इज द चांस फॉर टू, मतलब कि सक्सेसफुल होगा, और अनसक्सेसफुल का हाफ होगा, क्योंकि दो ही चीज आता है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है। सो व्हाट डिड यू फाइंड कि ये आपने मतलब ऑफ कोर्स मैंने, मतलब मेरा प्लान था तो मैंने 70 और 90 बोल दिया। कुछ ऐसा भी हो सकता था कि somebody would have say कि 25% चांस है कि ये चलेगा, या देर इज नो चांस, 0% चांस है कि ये चलेगा। तो इस तरह से भी कोई बोल सकता था। तो मतलब पॉइंट है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट फिगर पे हैं, ये आप, देर इज नो फिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर दीज, एंड even if it is, or even if any mathematical calculation for these exist, ये it is subjective to the nature of the person who is calculating the probability। जैसे 70% जो है ये आर्यन के थॉट प्रोसेस से निकल के आया, ये 90% जो है वो चिरंजीव के थॉट प्रोसेस से निकल के आया। सो मतलब लाइक द इंडिविजुअल हु कैन ब्रिंग their own way of calculating possibilities and probabilities to फॉर एनी इवेंट्स की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ऐसे को हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव में भी कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक, तो मैं एक सिचुएशन बताते हैं कि व्हेन सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी यूज की, जैसे मान लो कि कोई वो है, विंटर क्लोथिंग की कंपनी है। सो नाउ एवरी समर और बिफोर समर दे हैड टू प्लान, जैसे मार्च में उनको प्लान करना होता है कि अक्टूबर और नवंबर से क्या बिकना शुरू होगा, चलो मार्च नहीं अप्रैल, बिकॉज द देयर फुलफिलमेंट साइकिल इज ऑफ 6 मंथ। तो अगर 6 मंथ का टाइम नहीं लेंगे प्लानिंग टू लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, तो उस समय जो डिमांड है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एंड सर नाउ यू हैव डिफरेंट डिफरेंट आइडिया कि जैकेट्स के ये टाइप्स हैं, स्वेटर के ये टाइप्स हैं, या फिर ऐसा है, तो व्हाट विल बी ऑन फैशन एट दैट डे। तो उसमें क्या होता है कि कई बार वो एक ज्यादातर कंपनी क्या करती है, दे पुट अ टीम ऑफ 5-6 डिफरेंट पीपल, और सबको अलग अलग बोलती है कि आप अलग अलग कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी ऑन डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, एंड देन बाद में दे टेक एवरेज आउट ऑफ एवरीथिंग। ये सबका एवरेज लेके वो उसको कंपनी, मतलब एक ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो रखना पड़ेगा ना कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। सो तुम लोगों ने कभी देखा होगा, एक एक कभी पिक्चर, एक मनी बॉल करके पिक्चर आई थी, हैव यू सीन एनीवन, किसी ने देखा है? कौन सी सर, मनी हाइस्ट?
नहीं यार, अच्छा। मनी बॉल यस सर, वो मूवी बोल रहा हूँ मैं। बेसबॉल वाली हाँ, स्टैटिस्टिक्स से जो बेसबॉल जीतते टीम हैं वाली, game। इस पे एक तो किताब भी लिखी हुई है विद द सेम नेम। तो और किसी ने नहीं देखा है मनी बॉल? एटलीस्ट कंटेंट पे नहीं, लेकिन ब्रैड पिट के नाम से ही देख लेते हैं, इतना स्मार्ट तो लगता है यार। तो उसकी मूवी छोड़ने का क्या मतलब है? तो मनी बॉल जो है वो रियल स्टोरी बेस्ड है कि मतलब एक बार कोई बेसबॉल टीम का मैनेजर, बेसबॉल इज लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे आईपीएल कराते हैं ना, वहाँ पे बेसबॉल बहुत जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो शहर शहर में भी होते हैं और स्टेट स्टेट में भी होता है। तो कोई एक बेसबॉल टीम का मैनेजर जो है, ही थॉट टू ट्रस्ट और यूज मैथमेटिक्स इन हिज डिसीजन मेकिंग्स कि पहले कौन जाएगा या कौन बॉलिंग करेगा, हु विल फेस व्हाट एंड हु विल बी डूइंग व्हाट। तो उसने उसने टोटली मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ही हैड अ पर्सन फ्रॉम सम यूनिवर्सिटी जो जिसको मैथमेटिक्स आता था, उसको बोला। अब देखो जो वो पर्सन है, ऑल द टाइम ही वाज यूजिंग सब्जेक्टिव मेथड्स टू यूज कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, है ना। सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड है, ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के आप डिसीजन दे रहे हो। सब्जेक्टिव में भी यू हैव डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया टू पुट और टू थिंक और टू वे अपॉन। बस ये है कि वो आपका अपना डिसीजन है कि आप किस क्राइटेरिया को ज़्यादा वे कर दे रहे हो, किस क्राइटेरिया को ज़्यादा वे कर रहे हो, मतलब इम्पोर्टेंस दे रहे हो। तो उसने मैनेजर ने वो हायर किया, फिर उसने वो बताया कि इस फर्स्ट डाउन सेकंड मतलब पुराने डेटा को यूज़ करके, तो इधर रिलेटिव प्रोबेबिलिटी और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यूज़ करके उसने कई सारे प्रोबेबल कंडीशंस बना के, बेस्ट ऑफ द कंडीशन ये करके ही स्टार्टेड मेकिंग डिसीजंस। एंड द चूंकि टीम होता है तो खिलाड़ी केवल नहीं होते, वो पूरा मैनेजर्स का टीम होता है, वो लोग डिसीजन लेते हैं। एंड दैट डिसीजन व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम स्टैटिस्टिशियन वाज वेरी अगेंस्ट देन द कमिटी वुड हैव टेकन। बट जो मेन मैनेजर था, जो जो मतलब मेन मैनेजर था, वो सबको अगेंस्ट जाके उसने मैथमेटिक्स का सहारा लिया, एंड दे डिड वेरी फेयरली वेल इन दैट सीजन। और फिर आगे वो इसी को यूज करने लगे हैं। नाउ दैट हैज बीन बिकम कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स प्लानिंग और स्ट्रेटजी प्लानिंग। तो बहुत हद तक आईपीएल में भी अब बहुत लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स एज ए टूल, फुटबॉल वगैरह में। तो मतलब ऐसे सब सिचुएशन में सब्जेक्टिव प्लानिंग हम करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, विच इज नॉट मतलब रैंडम फिगर्स नहीं जनरेट होता है, यू स्टिल यूज सम मेथड और वे टू कैलकुलेट इट। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो हमारा क्लासिकल प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं अपने लाइफ में। यूज़ भले हम ना सबसे ज़्यादा करें, बट वी रीड इट, है ना। इसमें ये है कि हम बेसिकली ये मान के चलते हैं कि फॉर सिचुएशन, फॉर अ वर्ब टू बी हैपन, जो कोई बायसनेस नहीं है किसी के मतलब उसमें इवेंट्स का, या बायसनेस है भी तो पता है आपको, कोई उसका पैटर्न वाइज बायसनेस नहीं है। तो जैसे मान लो कि अगर आपको वो मतलब कॉइन ही टॉस करने के लिए बोल दिया गया, या फिर आपको डाइस थ्रो करने के लिए बोल दिया गया, तो आप उसी थ्रो पे बात करोगे, एंड यू विल बी नोइंग कि भाई जो ऑल 6 फेसेस हैं, दे ऑल आर इक्वल इन दिस थ्रो। सो अगर आपसे कोई पूछा कि 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यू विल से 1/6, क्योंकि देर आर 6 फेसेस एंड 3 इज वन ऑफ द फेस। लेकिन अगर यही तुम्हें मतलब यहीं पे तुम डाउट कर सकते हो इस डिसीजन पे, एंड यू विल से कि चलो ऐसा नहीं करते, हम करते हैं पहले डाइस को ना 200 बार वो करते हैं, थ्रो करते हैं। और तुम 200 बार डाइस को थ्रो करते हो, और यूर फाइंडिंग कि 200 बार थ्रो करने पे 50 बार 3 आ रहा है। तो उस केस में ये तो प्रोबेबिलिटी नहीं रहती ना, आप उस समय क्या बोलते हैं कि भाई 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो ये कंसिडरेशन है कि 200 बार थ्रो करके देखते हैं डाइस को, वो आप नहीं यूज कर रहे हो, यू आर जस्ट मेकिंग एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग इक्वल, है ना। और ऑल द इवेंट्स आर द सेम, डाइस डाइस इज नॉट बायस्ड, और ये सोच के आप इसको कैलकुलेट किया तो आपका 1/6 है। So now when every time when you want to calculate classical probability, तो आपके पास क्या होगा कि जैसे अब आपको सिचुएशन हम बताते हैं, बहुत सिंपल, देयर आर 3 to 4 स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप भूल गया मैं कि कितना हो सकता है, बट स्टेप्स तो पता है, तो हम स्टेप्स लिखते हैं। अगर इफ यू आर यूजिंग दिस स्टेप्स, दीज स्टेप्स, तो इन नो वे यू विल फाइंड और यू विल हैव, मतलब जैसे गलत तो आएगा ही नहीं।
So you can solve any questions of probability, of course not where the probability is being used, वो नहीं, probability calculate करने का कोई भी question जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है. So the first lesson that you will be learning here कि steps of calculating probability. तो सबसे पहले तो ये समझो कि so whenever something, जब भी हम किसी probability की calculate करने की बात करते हैं तो there must be some verb is being happened. एक कोई काम हो रहा होता है, जैसे डाइस थ्रो हो रहा होता है, 2 डाइस थ्रो हो रहा होता है, यू आर पिकिंग फ्यू पीपल फ्रॉम अ ग्रुप, तो पिकिंग इज अ वर्ब. आप ड्रॉ कर रहे होते हो, मतलब आप कार्ड से मतलब पैक ऑफ कार्ड से कुछ कार्ड्स ड्रॉ कर रहे होते हो. आप एक बॉक्स है जिसमें रेड बॉल, ब्लू बॉल, ग्रीन बॉल होता है, उसमें से बॉल ड्रॉ कर रहे हो, है ना. इस तरह का कोई ना कोई आप वर्ब, है ना, विच इज बीइंग happen or which is being done there, ठीक है. तो वो वर्ब को आइडेंटिफाई करना होता है. तो स्टेप 1, ऐसा कोई स्टेप 1 काउंट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आई एम राइटिंग इट, आप अपना उसको ध्यान रखना. तो सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करना होता है, समझे. तो वर्ब आइडेंटिफाई जब करोगे तो जब उस काम को हम समझ लेंगे कि ये काम हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है या थ्रो हो रहा है या फिर ये, so all the possible results आपको आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट स्टेज में all the possible results आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई तो आप कर सकते हो, उसके बाद आइडेंटिफाई करने के साथ काउंट भी करना है कि कितने हैं. अब यहाँ पे हमें जो पीएनसी है वो बहुत यूज आ जाता है, एंड दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी मेनी ऑफ द टाइम्स बिकम डिफिकल्ट, क्योंकि आप तो एक तो प्रोबेबिलिटी को नहीं समझे और पीएनसी भी आपको नहीं आता है. तो आपको ये काउंटिंग अगर नहीं कर पाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी. तो आपने जो है, आपको जो है सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ब कि कौन सा वर्ब हो रहा है. फिर यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स व्हिच कैन हैपन. अब जैसे मान लो कि 2 डाइस थ्रो कर रहे हो, तो वर्ब जो है 2 डाइस थ्रो करना. ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स है कि ऐसा पहले पे 1 तो दूसरे पे 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. पहले पे 2 तो दूसरे पे मतलब 6 तक कुछ भी हो सकता है. सो ये आइडेंटिफाई किया पहले मैंने, और फिर इसको कैलकुलेट और काउंट करने के लिए हमने किया 6/6. तो अब देखो, आप एक एक करके काउंट करते हैं तो हम 36 बार काउंट करना होता है, बट काउंटिंग मैकेनिज्म जो है, काउंटिंग का जो टूल है वो पीएनसी है. पीएनसी यूज किया, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज किया, तो आई काउंटेड कि देयर विल बी 36 डिफरेंट पॉसिबल रिजल्ट ऑप्शन फॉर दिस वर्ब, ठीक है. तो ऐसे ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स, है ना, ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स, या इसको इवेंट्स भी बोल सकते हैं कई बार, ठीक है. उस इवेंट्स को काउंट करना और पहचानना, ठीक है. तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट वे टू आइडेंटिफाई, और उसको देखोगे और उसी की तरह से उसको काउंट करोगे, ठीक है. अब इसी तरह से मैं बोलूं कि 10 आदमी है और 2 को हमें सेलेक्ट करना है. तो वर्ब क्या है, 2 आदमी सेलेक्ट करना है, और उसको मतलब ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है कि भाई ग्रुप में जो भी दो लोगों का ग्रुप बनेगा वो सारा पॉसिबल रिजल्ट है. एंड हाउ विल यू काउंट इट, 10c2. सो काउंटिंग के लिए यू विल हैव सम मेथड, और पीएनसी का तरीका हो सकता है जो काउंटिंग के लिए यूज होता है. अदरवाइज आप खुद से भी काउंट कर सकते हो, तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है. ओके, तो नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी जब भी किसी पूछा जाएगा तो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइप की इवेंट की पूछी जाएगी. जैसे अगर हम उसी सिचुएशन को ले कि 2 डाइस हमने थ्रो किया है, एंड नाउ यू आर नॉट क्लियर कि डाइस थ्रो करने पे देयर विल बी 36 डिफरेंट रिजल्ट्स ऑप्शन, जैसे 1 1 1 2 ऐसे करके, ऐसे 36 डिफरेंट रिजल्ट्स ऑप्शन वुड बी देयर. तो 36 रिजल्ट्स ऑप्शन होंगे, और प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे प्राइम नंबर्स हो, ठीक है, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे इवन नंबर्स हो, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे मतलब जो सम हो, मतलब जो टोटल वैल्यू आए
वो 9 से बड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने तुमसे पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे ऑड नंबर्स हो, मतलब सॉरी प्राइम नंबर्स हो। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी पूछा गया, जैसे अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर एनी पर्टिकुलर इवेंट। तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द इवेंट। उसको भी समझना पड़ेगा कि भाई ये इवेंट है क्या, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, और आइडेंटिफाई एंड काउंट। तो अभी जैसे मैंने बोला कि एक बोला कि मैंने कि लेट्स से कि सम 10 से ऊपर होना चाहिए, चलो 10 ले लेते हैं, 10 या 10 से ऊपर होना चाहिए सम। आपको क्या लगेगा कि भाई पहले पे 5 दूसरे पे 5 हो तब 10 हो जाएगा, पहले पे 4 दूसरे पे 6 हो तब 10 हो जाएगा, पहले पे 6 दूसरे पे 4 हो तब 10 हो जाएगा, फिर पहले पे 5 दूसरे पे 6 हो तो 10 से एक ज्यादा होगा, पहले पे 6 दूसरे पे 5 हो तब 10 से एक ज्यादा होगा, और फिर पहले पे 6 दूसरे पे 6 हो तब भी 10 से ज्यादा हो। सो नाउ यू आइडेंटिफाइड द इवेंट एंड काउंटेड इट ऑल्सो। अब काउंट करके कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। सो नाउ आपने आइडेंटिफाई कर लिया, काउंट कर लिया। सो अब प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो जैसे इसको हम बोलते हैं एन ई, जो इवेंट जिसको फेवरेबल इवेंट, कई बार आपको ऐसे बोला कि फेवरेबल इवेंट का काउंटिंग करना। फेवरेबल मतलब कुछ फेवर नहीं कर रहे हैं हम उसका, उस इवेंट का, वी आर जस्ट आस्क्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो बस मतलब इवेंट इन इंटरेस्ट यहाँ पे जो है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें काउंट करती है, उसको एन ई बोलेंगे। और ये जो ऑल पॉसिबल रिजल्ट है उसको एन एस बोलेंगे, मतलब सैंपल स्पेस काइंड ऑफ। एस का मतलब वो हो गया कि पूरा जितना भी स्पेस पे जितना भी वो इवेंट्स रिजल्ट्स है। सो उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट जिसकी बात हमने किया, जो फेवरेबल इवेंट है, वो होगा एन ई डिवाइडेड बाई एन एस। ठीक है, दिस विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब हो सकता है कि 90% ऑफ द टाइम, मतलब जब आप टेस्ट का पेपर दे रहे हो या फिर इस तरह से किसी का पेपर दे रहे हो, तो यू विल फाइंड सिमिलर प्रॉब्लम्स की भाई आपको एक वर्ब बता देगा, फिर उसका बोलेगा कि ये वर्ब हुआ है तो इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ब, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है वो इवेंट, दोनों को कैलकुलेट भी करना है कि कितना कितना है, और फिर आपको क्लासिकल वे में वो निकाल देना है, बिकॉज देयर इज नो बायसनेस इन डाइस, है ना। अब मान लो D2 इतना बायस होता है कि उसमें 6 आता ही नहीं, तो इन सब की तो कम हो जाती है ना प्रोबेबिलिटी। तो मतलब वो सब आपको नहीं सोचना है, क्लासिकल में यू जस्ट कंसिडर द फेयर situations and you will count all the events, और फिर उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। तो अब जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे हमसे पूछा कि भाई यहाँ सर ये पे, वाला जो वे उसके लिए है ना, क्लासिक वाले के लिए? हाँ ये क्लासिकल के लिए, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज वो इवेंट के टोटल ऑप्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो उसके बाद जैसे मान लो कि अब मेन दिक्कत जो होता है कई बार कि सैंपल स्पेस काउंट करने में भी होता है। अब दो जगह इसमें मिस्टेक होने के चांसेस हैं। एक तो आपने वर्ब आइडेंटिफाई गलत किया, ठीक है, फिर आपने वर्ब आइडेंटिफाई किया तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि भाई वो रिजल्ट्स पॉसिबल क्या होगा। वो आइडेंटिफाई कर लिए तो आपने उसको कैलकुलेट नहीं कर पाया कि कितने नंबर्स होंगे। फिर आपने उस इवेंट को नहीं आइडेंटिफाई कर पाया जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, समझ ही नहीं पाया कि वो किसको बोल रहा है। फिर वो कर भी लिया आइडेंटिफाई तो उसको काउंट नहीं कर पाए। तो अगर ये तीनों चीज सही से कर लिए तो फिर बचता नहीं है कुछ, फिर तो एन ई बाई एन एस करना होता है, विच इज नॉट अ बिग डील, वो कोई भी कर लेगा। तो जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक पैक ऑफ कार्ड है, ठीक है, पैक ऑफ कार्ड है, आपने उसमें से 2 कार्ड निकाला, आपने 2 कार्ड्स आर बीइंग ड्रॉन, ठीक है। तो कितना सिंपल सी बात है, वर्ब आप पहचान गए कि 2 कार्ड निकाला गया। पैक ऑफ कार्ड आपको पता है कितने कितने कार्ड में होते हैं, बताओ? 52 कार्ड्स होते हैं, है ना।
सो अगर आपसे 2 कार्ड निकाला गया तो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या है, 52C2 है ना, इतने तरीके से निकल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है जो आपको आइडेंटिफाई करना कभी कभी बहुत टिपिकल हो जाता है, कि जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि कलर्ड कार्ड है तो प्रोबेबिलिटी निकालो, मैं तुमसे बोलूँ कि इवन नंबर्ड वैल्यूज वाली कार्ड्स हैं तो प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना। मैं तुमसे बोलूँ कि इधर किंग और नंबर्स हैं तब आप प्रोबेबिलिटी निकालो। तो हर बार जैसे ही मैंने इवेंट का टाइप चेंज करता हूँ, आपको तुरंत इवेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिर उसको काउंट करना पड़ता है। अब काउंटिंग के लिए यू कैन यूज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड यू कैन कैलकुलेट कि क्या इवेंट के टोटल नंबर्स है, और उसी तरह से सैंपल स्पेस के लिए भी आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ सकता है कई बार, बिकॉज देयर आर बिग नंबर्स समटाइम्स। तो बड़े नंबर का कैलकुलेशन तो ऐसा कोई ना कोई टूल बेस पे ही होगा, हर बार गिनोगे तो नहीं बैठ के। तो ये आपका पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी है, मतलब आई हैव मेड दिस, मतलब यहाँ तक जो मैंने समझाया तुम्हें, इसके बेस पे यू हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज करना। और जो जो क्वेश्चन इसके इसके डोमेन से बाहर रहे, जैसे मतलब इस डोमेन से, या मतलब प्रोबेबिलिटी के दूसरे कंसेप्ट पे बेस्ड रहे, या प्रोबेबिलिटी वैल्यू को ही यूज करने के उस पे रहे, तो आप उसको डाउट बना के रख सकते हो, या तुम सोचोगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा। जैसे मतलब एक बात समझो कि जैसे मान लो कि अगर हम एक I'll show you 2 एग्जांपल्स कि कई बार काउंटिंग जो है बहुत सिंपल हो जाता है अगर उस चीज को कंसिडर करो तो जैसे मान लो कि मैंने तुमसे बोला कि एक क्लास है ना, जिसमें 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। एक स्टूडेंट को रैंडम पिक किया गया है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि गर्ल्स है, तो तुम बोलोगे भाई 2/10, सॉरी 2/5, मतलब 4/10 का, क्योंकि पिक करने की बात हुई है। तो पिक करने के टोटल रिजल्ट 10 हो सकते हैं, गर्ल्स का आपको पूछा गया तो 4/10 यानी कि 2/5। बॉयज हैं तो आप क्या बोलोगे 3/5। तो ये है कि चूंकि गर्ल्स एंड बॉयज यही 2 तरह के रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी आप अलग अलग निकाल लोगे तो इट विल बी ऑलवेज 1, मतलब प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, होने का 1 से ज्यादा है, या कभी भी सैंपल स्पेस से बड़ा आपका इवेंट का नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ब का आप टोटल इवेंट आप काउंट कर ही रहे हो। तो एक तो प्रोबेबिलिटी किसी की 1 से ज्यादा नहीं होती, और टाइप ऑफ इवेंट्स अगर आप काउंट कर लो उसी कैटेगराइजेशन में तो उनका सम हमेशा 1 होगा। तो कभी अगर बॉयज का पता है, मान लो अगर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आराम से निकल जाए, और गर्ल्स का पूछे तो आई कैन जस्ट से 2/5, ये फिगर की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। तो इन वॉट एवर नंबर दे हैव कैलकुलेटेड कि बॉयज की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो गर्ल्स की क्या होगी, तो 2/5 आप बता सकते हो, विच इज 1 - 3/5 1। तो इस तरह का कुछ यूज हो सकता है आपके क्वेश्चंस में जो आपको करना चाहिए। और एक एग्जांपल और हम आपसे बताते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर वगैरह में कैसे बहुत इफेक्टिवली यूज होता है। कि जैसे मान लो कि मैंने एक स्फेयर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने एक स्फेयर वो बनाया, मतलब बनाया नहीं है, स्फेयर, स्फेयर पे मैंने 2 पॉइंट रखे हैं। तो आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज 2 पॉइंट्स are on a same hemisphere। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ही हेमिस्फेयर में लाई करेगा, बताओ। 1/2। नहीं, तुमने सोचा सही है, लेकिन देखो हेमिस्फेयर क्या होता है कि जैसे कोई भी स्फेयर को आधा आधा काट दो तो हेमिस्फेयर होता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि यही एक तरीका आधा आधा काटने का, अगर हम थोड़ा तिरछा कर काटे तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब कहीं से भी आधा आधा काटा जा सकता है। तो ऐसा कोई भी पॉइंट, कोई भी 2 लोकेशन नहीं है जिसको हम काटे अगर सावधानी से तो एक ही हेमिस्फेयर के अंदर ना पड़ जाए।
मतलब उस पॉइंट, दोनों पॉइंट को लेके भी हम एक हेमिस्फीयर बना सकते हैं। अगर बिल्कुल ऐसा सिचुएशन है कि बिल्कुल अपोजिट है, तो उन्हीं दोनों पॉइंट को लेके हम हेमिस्फीयर एक काउंट कर सकते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट को लेके आप हेमिस्फीयर बना सकते हो अगर स्फीयर पे। तो एनी हाउ, मतलब इफ यू आर स्मार्ट और इफ यू नो, तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि दोनों पॉइंट जो है एक हेमिस्फीयर पे पड़ ही सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है, तो एक तो इस तरह का कभी कभी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको थोड़ा आउट ऑफ द वे सोचना पड़ता है। ठीक है, सर इनफाइनाइट भी तो हो सकती है, इनफाइनाइट मतलब सर नहीं भी तो पढ़ सकता। मतलब नहीं हाँ। पढ़ने का, वही तो बता रहे हैं ना, चांस ही नहीं है ना कि तुम स्फीयर पे कहीं पे भी तुम एक बॉल ले लो, बॉल पे कहीं पे भी रैंडमली 2 पॉइंट ले लो, उस 2 पॉइंट से होता हुआ तुम एक हेमिस्फीयर बना सकते हो। सर बट दोनों के बीच से कट करेंगे, एक उधर हो जाएगा एक उधर हो जाएगा तो। नहीं, बीच में क्यों कट करेंगे हम? वो ये तो बोला नहीं है ना कि हेमिस्फीयर डिफाइंड है कि यही वाला हेमिस्फीयर होना चाहिए आधा आधा। यहाँ तो इसने ओपन एंडेड रखा है ना, ऑन अ सेम हेमिस्फीयर, ही इज नॉट आस्किंग विच हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर यू कैन कट द बॉल इन एनी वे। तो एनीवे, मतलब इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स मतलब फॉर टेस्ट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कैट में ऐसा कभी सोचना समझना पड़ सकता है कि कभी कभी आपकी कैलकुलेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट है वही गलत होगा। दूसरा क्या है कि सीरीज में अगर कोई चीज इवेंट हो रही है, तो जैसे मान लो कि ऐसा है कि जैसे मान लो कि एक एक 3 एग्जाम है, ABC, ठीक है, और आपसे बोला गया कि भाई पहले एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, दूसरे एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, तीसरे एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम तीनों में पास करोगे? तो ये तीनों सीरीज में इवेंट होना और तीनों को होना है, मतलब मैंने पूछ दिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यूज ऑफ ये प्रोबेबिलिटी ही हो गया। तो मतलब आपको तीनों इवेंट होना है विच इज बीइंग, मतलब इनका मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, समझे? क्योंकि दिस नीड टू बी हैपेंड, सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग मल्टीप्लाइड। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आप अभी मतलब जैसे दोबारा सोचोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, व्हाइल आफ्टर कैलकुलेटिंग few questions or after calculating few probability based questions। तो ये आप इसको यहाँ तक हमारा आया कि मतलब वी कैन जस्ट फिनिश और वी कैन से कि भाई इतना आप इसको बनाओ पहले, और फिर नेक्स्ट क्लास में विल मूव फॉर द हायर और टिपिकल नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जो बेसिक थ्योरी है इट विल ऑलवेज बी द सेम विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, E/N/E/N/S। This is the probability of event E, है ना? और the major problem that we face is identifying the events and results and counting them। ठीक है, तो verb, event and मतलब verb, total events and favorable events की counting, यही important आपका वो रहता है। So this is सर एक all। क्वेश्चन था बताते इसमें। इसको, रुको मैं स्टॉप कर दूं या पॉज कर